लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने पर कांग्रेस का हंगामा। मामले पर मंत्री श्याम बिहारी ने दिया बयान, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस। 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री शाह का बस्तर दौरा प्रस्तावित। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बयान, केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया एफआईआर। मामले को लेकर पूर्व सीएम बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीबीआई की कार्रवाई को बताया षड्यंत्र। सीबीआई के एफआईआर मामले पर बोले दीपक बैज, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराना चाहती है सरकार, राजनीति से प्रेरित होकर एफआईआर कर रही सीबीआई। और सीपीआईएम के प्रवक्ता ने जारी किया बयान, संघर्ष विराम और शांति वार्ता की कही बात। जवानों की कार्रवाई में काउंटर इंसर्जेंसी संचालकों को समाप्त करने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जमकर हंगामा भी किया और इसका विरोध भी जताया। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में संशोधन तो किया जाना ही था, काफी समय से पुराने नियम से ये चल रहा था, जिसमें नए नियम को भी लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि भारत में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जिसमें मुसलमान भाई बहन भी शामिल हैं, उन्हें भी किसी प्रकार की समस्या न हो, इसलिए संशोधन किया गया है। बहुत से संशोधन का भारत में महिलाओं को लाभ भी हुआ है। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है और आज देश का जो हाल है, 2014 से पहले जिस प्रकार से देश किस दिशा में जा रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश चाहे विदेश नीति में हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा मामले में हो, चाहे अर्थव्यवस्था में हो, चाहे किसी भी समसामयिक दृष्टि में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। चूंकि मुस्लिम भी हमारे देश के नागरिक हैं और उनके लिए भी बराबर का अधिकार देना माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और आपने देखा होगा कि विपक्ष बहुत विरोध की ट्रिपल तलाक का, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनों को एक बराबर का अधिकार ट्रिपल तलाक खत्म होने से मिला। एक कानून बना, कानून के दायरे में रहकर सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया गया। जो बहुपत्नी का नियम था उसको समाप्त किया गया। तो इस प्रकार से इसका भी विरोध किया गया था। और चूंकि अब वक्फ बोर्ड बहुत पुराना नियम बना हुआ था और वर्तमान परिवेश में नए नियम की आवश्यकता थी, जिसमें हमारी महिलाओं को भी, जो बहनें हैं, उनको भी इसमें रखने की बात कही गई है, ताकि महिलाओं से संबंधित उनके भी डेवलपमेंट, विकास के लिए बात हो सके। जो 2 गैर मुस्लिम हैं उनको भी रखने की उसमें बातचीत है। तो इस प्रकार से चूंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस बात की पैरवी कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी तेजी से अन्य प्लेटफॉर्म पर करते हैं। तो इसमें गैर मुस्लिम और महिलाओं को रखने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और सरकार कोई वक्फ बोर्ड को खत्म कर नहीं रही है, उसको और मजबूत करने के लिए बिल लाई है। और सदन में 8 घंटे की चर्चा भी होगी, उसमें सभी पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी बातों को रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का इसमें कोई दोष है। ये निश्चित रूप से इसको सुधार करना चाहिए। और देश में आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश में तमाम ऐसे कानून में संशोधन किया गया है, चाहे शिक्षा नीति में हो, चाहे आईपीसी में हो, चाहे अन्य दिशा में हो। तमाम पहलुओं को, तमाम क्षेत्रों में सुधार किया गया है और इसी कड़ी में वक्फ बोर्ड का भी सुदृढ़ीकरण करना है। आगामी 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ आए थे और अब गृह मंत्री आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने तो 3 लाख आवास की चाबी सौंपी, जिसकी पहले किस्त हमारी सरकार ने ही दे दी थी। वहीं 2023 में हमने जिस पावर प्लांट का भूमि पूजन किया था, उसी का शिलान्यास सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के हाथों से करवाया गया। राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं अब गृह मंत्री बस्तर आ रहे हैं नक्सली मामले में
लगातार उनका दौरा हो रहा है। उससे पहले भी गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आ चुके हैं, अनेक बैठक कर भी ले चुके हैं। और लेकिन हमारे शासनकाल में जहां पर नए कोर सेक्टर और कैंप खोले, जो कि सफलता हमें मिली, हमने नक्सली इलाकों में सड़कें बनवाई और आवागमन की सुविधा के साथ साथ वहां के लोगों को भी आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम हमारे सरकार द्वारा किया गया। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पूर्व कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। के बारे में बड़ी शिकायत कि अब जल स्तर, भूजल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं। शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जिसका पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है। और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के, ये जो पूरा इलाका है वो जहां जहां भी बोर पे आश्रित हैं, जहां नल पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन जहां नल नहीं पहुंचा है वहां ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसके कारण से बड़ी बीमारियां हो रही। ये चिंताजनक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि महादेव सट्टा ऐप पर कार्रवाई हो रही है। ईडी, ईओडब्ल्यू ने अपना काम किया, सीबीआई को सौंप दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है, ये कानून 1867 का कानून है। अब सवाल ये है कि सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर मानती है या इलीगल मानती है। अगर सरकार इसे इलीगल मानती है तो अभी तक ये चल कैसे रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव से पहले नवंबर में शुभम सोनी का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके साथ ही भारत सरकार का कर्मचारी कहता है कि शुभम सोनी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र है, मुझे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है। अभी पिछले दिनों के घटनाक्रम के बारे में आप सबको जानकारी है और पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बता चुके हैं कि यहाँ ऑनलाइन जो सट्टा है उसके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की, खासकर महादेव सट्टा के बारे में, और उसमें लगभग 74 से अधिक एफआईआर, 200 से अधिक गिरफ्तारियां और 160 से अधिक गैजेट्स, मोबाइल और लैपटॉप और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए हैं। और उसके बाद ईडी आई, ईडी ने अपना काम किया और उसके बाद सरकार बदली और अब उसको एसीबी को सौंप दिया गया। ईडी ने एसीबी को सौंपा और एसीबी ने, ईओडब्ल्यू ने सीबीआई को सौंप दिया। जांच किसी ने नहीं की, एफआईआर दर्ज हो गया। आज मीडिया में फ्रंट पेज में सारी खबरें हैं जिसमें मुझे भी आरोपी बनाया गया 6वें नंबर पर, जबकि ये एफआईआर है 18/12/2024 का, पिछले साल का है और पब्लिक में आज दिया गया। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार के पास कोई कानून नहीं है। ये कानून जो है 1867 गैम्बलिंग एक्ट अंग्रेजों के समय का है। मतलब भारत सरकार के पास गैम्बलिंग के लिए कोई कानून नहीं है और आज तो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल मानती है या इलीगल मानती है। और
यदि लीगल मानती है तो प्रोटेक्शन मनी का सवाल नहीं उठता, और इलीगल है तो अभी तक चल कैसे रहा है? महादेव सट्टा अभी भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा कि 40,000 करोड़ का उसमें बेट लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर सीबीआई के एफआईआर मामले पर कहा कि सरकार राव केंद्रीय एजेंसियों के जरिए लोगों को डराना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिस्ट में 6ठे नंबर पर दर्ज है, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर का नाम 8वें नंबर पर दिया गया है। मुख्य अभियुक्त को बचाने के लिए इस तरह की लिस्ट जारी किए जा रहे हैं। सीबीआई राजनीतिक से प्रेरित होकर इस तरह के एफआईआर करा रही है, और इसी के साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गए हैं, महादेव सट्टा ऐप को बंद क्यों नहीं किया गया? क्या बीजेपी इसका जवाब देगी? जिस तरह से आप लोगों ने कल देखा कि सीबीआई रेड के बाद लगभग 21 लोगों के नाम जद सहित 21 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। ये सरकार सेंट्रल एजेंसियों के भरोसे छत्तीसगढ़ के विपक्ष नेताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, और साथ ही कि सीबीआई के लिस्ट में आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम 6वें नंबर पर एफआईआर में अंकित है, दर्ज है, जबकि इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर है, उनका नाम 7वां नंबर में, उनका नाम 8वां नंबर में। आखिर क्यों? क्योंकि सौरभ चंद्राकर इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना है, उनका तो मुख्य आरोपी में होना चाहिए, नंबर 1 पे उनका नाम होना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य अभियुक्तों को बचाने के लिए और दूसरों को फंसाने के लिए इस तरह का 7वां 8वें नंबर में नाम दर्ज कर ये साबित कर दिया कि इन्होंने कि मुख्य अभियुक्तों को बचाने का काम कर रही है, और साथ ही राजनीतिक से प्रेरित इस तरह के एफआईआर दर्ज कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी खुलकर विरोध करती है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बयान देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में चरमरा चुकी है। कई घटनाएं यहां पर घटी है, और बीते दिनों की एक घटना की धमतरी में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो जाती है। क्या विष्णु के सुशासन में इस तरह का पुलिस के लॉकअप में पीट कर हत्या कर दी जाएगी और सीधी मौत की सजा दे दी जाएगी? उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार में कानून आवश्यकता नहीं रह गई है? उन्होंने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से आप देखेंगे कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। गृह मंत्री की बस की बात नहीं है कि कानून व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर सके। लगातार आप बात करें लोहारडी की, लोहारडी में पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है, बलरामपुर में पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है, बालोद जिले में गुंडरदेव विधानसभा में वहां भी पुलिस के लॉकअप में मार दिया जाता है। और कल की घटना आप देखें कि धमतरी जिले मुख्यालय में एक अभियुक्त तो गिरफ्तार कर लाकर उसको थाने में मार दिया जाता है। आखिर इस तरह से लगभग 5 से अधिक मामले ऐसे हैं जहां कि इस विष्णु के सुशासन में और उनके पुलिस प्रशासन किसी केस में गिरफ्तार कर उनको पुलिस के लॉकअप में पीट कर हत्या कर दी जाती है। ऐसा कौन सा कानून में लिखा हुआ है? क्या किसी अभियुक्त को सजा देने का काम विष्णुदेव साय सरकार ने ठेका ले लिया है क्या?
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल पर एफआईआर होने वाले मामले पर बयान देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, सीबीआई घोटाले की जांच कर रही है और जिस प्रकार इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, इससे स्पष्ट है कि कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है। स्वतंत्र एजेंसी है, बार बार इस पर आरोप लगाना सही नहीं है, सीबीआई को अपना काम करने देना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और सरकार जब से आई है तब से, चाहे वो हेल्थ में घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप हो, चाहे आबकारी विभाग में घोटाला हो, किसी भी प्रकार के घोटाले को सरकार जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और उसको जिस लायक जो जांच एजेंसी है उससे जांच करा रही है। सीबीआई महादेव सट्टा ऐप घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी, जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है। तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों न हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जो भी देश की जनता की, राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई को उसको लूटने का काम करेगा या राज्य के जो नियम है उसके विपरीत अपने पद का या सत्ता का दुरुपयोग करके या पावर को दुरुपयोग करके कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी ऐसे कृत्य करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है। और ये स्वतंत्र एजेंसी है सीबीआई और देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और इसको लेकर कांग्रेस के लोग भी बार बार सीबीआई जांच की मांग इस बार विधानसभा में कर रहे थे और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी ने सदन में भी कहा कि सीबीआई को काम दीजिए, खाली बैठे हैं, पिकनिक मना रहे हैं। इस प्रकार का उनकी भी मंशा थी। तो इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि जांच हो रही है तो जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आंच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तथ्य आएंगे, उसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे। सीपीआई-एम के सेंट्रल कमेटी के प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की बात कही है। भारत सरकार से ऑपरेशन कंकर को रोकने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, वे सुरक्षा बलों की वापसी और काउंटर एजेंसी संचालन को समाप्त करने की मांग करते हैं। उनका कहना है कि अगर इन शर्तों को पूरा किया जाता है तो माओवादी संवाद के लिए तत्पर हैं। महासमुंद ब्लॉक के ग्राम पंचायत भावा के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय पहुंचकर पूर्व महिला सरपंच पर आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी ग्रामीणों ने दी है। बता दें, ग्राम पंचायत भावा की महिला सरपंच ने अपने कार्यकाल के दौरान नरेगा सहित ग्राम के विकास कार्यों में भारी अनियमितता करते हुए लाखों रुपए का घोटाला किया है। ग्रामीणों का कहना है कि नरेगा में महिला सरपंच द्वारा अपने पति लखनलाल और अपनी बेटी के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर राशि का आहरण किया गया था, जिसकी शिकायत जिले के जनपद पंचायत सीईओ, एसडीएम और कलेक्टर से की गई थी। लेकिन महिला सरपंच को प्रशासन द्वारा संरक्षण देते हुए आर्थिक अनियमितता पर आज तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने कलेक्टर को दूसरी बार ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि मामले की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। पहले हम लोग सरपंच के अनियमितता के चलते आए थे 16-12 को, है ना। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 4 तारीख को कलेक्टर जनदर्शन में फिर आए थे। उसके बाद कलेक्टर साहब 10 दिन के अंदर कार्रवाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद फिर 1 महीना हो गया, कार्रवाई नहीं हुई। तो पूरा ग्रामीण हम लोग एकत्र होकर आए हैं। अब हमारा कहना यह है कि कलेक्टर साहब कार्रवाई करेंगे, प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, जांच करेगी। हमारा जो ग्राम है सर, उसमें हम लोग पहले भी निर्विरोध सरपंच बनाए थे और अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी निर्विरोध सरपंच और पंच का निर्वाचन किए, है ना। सर्वप्रथम जो पिछला भूतपूर्व हो गया सरपंच, उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाया जाए नरेगा, खुद के नाम में जॉब कार्ड है। सरपंच उसमें खुद अपना राशि का हरण की है, अपने पति का की है और अपने बच्चे का, जिसका जॉब कार्ड नंबर सारा डिटेल है, जो सिर्फ ना ही रोजी में गया है और खाली अनियमितताओं का है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ हम लोग ग्राम विकास समिति में 2014 से अभी तक संचालित हो रहा है नल जल का, जिसमें हम ग्राम विकास समिति के द्वारा जो भी पैसा लगता है सब लगाए।
कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा हो सकती है। इस मामले पर बयान देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की बात ये लोग कब से कर रहे हैं। कितना दिन हो गया, विधानसभा चुनाव जब से संपन्न हुआ है तब से इस तरह की बात कांग्रेस कर रही है। संगठन अब तक मजबूत नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि अब तक ना तो प्रदेश अध्यक्ष बना पाए और न ही उसे नीचे तक कोई पद पर काम हो पाया है। उन्होंने कहा है कि साल भर से ऊपर हो गए हैं, कांग्रेस पार्टी की संगठन मजबूत करने की बात कर रही है और अब ये बात नीरस लगने लगी है। देखिए, ये तो सुनते सुनते अब नीरस टाइप से हो गया है कि कांग्रेस संगठन मजबूत कर रही है। पिछले 1 साल से संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं। जब से विधानसभा चुनाव समाप्त हुए तब से मजबूत ही कर रहे हैं और न तो ये कोई प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, न तो ये कोई नीचे का संगठन बना पाए। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ स्तर तक की कमेटी बना चुकी है। हमारे प्रदेश में, जिला में, सभी में संगठनात्मक ढांचा बन चुका है। लेकिन कांग्रेस की आपस की खींचातनी जिस प्रकार मुख्यमंत्री बनने के लिए 2.5 साल का इनका चल रहा था, वैसा ही प्रदेश अध्यक्ष में भी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ में कम से कम ये होने से रहे और ठीक है, दिल्ली दौरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना करना चाहिए वो करें। अमापाली में अष्टप्रहरी नाम यज्ञ कीर्तन का श्रद्धापूर्वक समापन किया गया है। 2 दिन तक अष्टप्रहरी कीर्तन के आयोजन से समूचा क्षेत्र के भक्तगण हरे कृष्ण हरे राम के नाम से भक्ति भाव में सराबोर रहे। वहीं 2 दिन तक भक्तगण कार्यक्रम स्थल में डेरा डाल रहे और हरे कृष्ण हरे राम नाम का जाप करते रहे। सोमवार की सुबह ग्रामवासी महाआरती के बाद राम नाम यज्ञ का वैदिक उच्चारण के साथ विधि विधान से पूजा संपन्न के बाद अष्टप्रहरी कीर्तन का समापन हुआ। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी नूरुल सिद्दीकी ग्राम गमाडीह का निवासी, जो कि भोले भाले लोगों से पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसा वसूलता था और पैसे को अपनी जमीन जायदाद बनाने और प्रॉपर्टी पर लगाता था। जब इस मामले को शंकरगढ़ पुलिस को लिखित में आवेदन मिला तो शंकरगढ़ पुलिस ने आरोपी नूरुल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्रार्थी मनियार साहब भगत स्वर्गीय मंदाराम से थाना उपस्थित आकर कुछ अन्य ग्रामीणों के साथ में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम गम्हाड़ी का नूरुल सिद्दीकी पिता कुतुबुद्दीन सिद्दीकी उम्र 32 वर्ष, जो कि गम्हाड़ी का निवासी है, वो लोगों को दुगनी 45 दिन में रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगी किया है। यह ठगी वर्ष 2021 में की गई थी। पहले नूरुल जो है छोटी रकम 10,000 20,000 वो दुगना 30 दिन 45 दिन में करके देता था, जिससे लोगों को विश्वास होता गया और विश्वास बढ़ने के कारण लोगों ने इसमें जो है इसके पास बड़ी रकम 2 लाख 5 लाख इस तरह का लगाए हैं। कुल 29 ग्रामीणों को शंकरगढ़ थाने में मतलब ठगा है, जिसके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध की गई है। जिस ठगी का रकम जो है 50,20,000 रुपए है और अभी जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और खबर बलरामपुर के शंकरगढ़ से है, जहां पर वन परिक्षेत्र में हाथी ने एक वृद्ध महिला को कुचलकर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार महिला महुआ बिनने गई थी, तभी हाथी ने कुचलकर मार डाला। उधर इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बाईस साल मातृभूमि की सेवा कर घर लौटने पर जवान लालचंद का पूर्व सैनिक संगठन सीतामऊ के जवानों ने साफा बांधकर सम्मानित किया। जवान का अपने घर सकुशल आगमन पर आम जनता ने भी सैनिक का भव्य स्वागत किया। जगह जगह पर उनको माला पहनाकर आम जनता ने जवान को सम्मानित किया। सकुशल घर आने पर जवान लालचंद ने सीतामऊ बस स्टैंड स्थित बालाजी महाराज के दर्शन कर बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अब यहां पर हर्षोल्लास का माहौल है, जहां पर स्वागत किया जा रहा है। और इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लालचंद, जो कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और जब वो वापस लौटे 22 साल बाद मातृभूमि सेवा कर, तो सभी गांव वाले खुश नजर आए और इसी के साथ साथ सभी उनका फूल मालाओं से स्वागत करते हुए नजर आए, माला पहनाकर स्वागत करते हुए नजर आए। और उसके बाद वो मंदिर भी गए, जहां पर पूजन अर्चन कर भगवान का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां सकुशल घर
वापस आने के बाद लालचंद ने सीतामऊ बस स्टैंड स्थित बालाजी महाराज के दर्शन किए और बालाजी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। 22 साल बाद इनकी वापसी हुई है। 22 साल मातृभूमि की सेवा कर वापस लौटे हैं। पूर्व सैनिक संगठन के जवानों ने इनका स्वागत किया, सम्मानित किया। जवान लालचंद ने बालाजी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर 22 साल मातृभूमि की सेवा कर घर लौटने पर जवान लालचंद का पूर्व सैनिक संगठन सीतामऊ के जवानों ने साफा बांधकर सम्मानित किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।